चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अब क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फूड का डाइजेशन कैसे हुआ, फूड एब्जॉर्ब हो गया और फुल सेल के पास पहुंच गया। ओके, और सेल के पास पहुंचने के बाद जो मेन साइट होता है जहाँ पे उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज करना है, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग बॉडी इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके है, चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज जस्ट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया burn the digested food. It means oxidize the digested food to release the energy. The straightforward meaning is the release of energy due to oxidation of food is called respiration. Confirm है? चलो आगे बढ़ते हैं. And the energy is stored in the form of ATP. Let us see, understand what the ATP is at first. Later we will discuss the more, but at first understand the what the ATP. Actually ATP is nitrogenous compound, जो हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट। आपको पता है प्लांट जो मेन फूड तैयार करता है, प्लांट प्रोटीन, वो नाइट्रोजन से करता है। अमीनो एसिड याद होगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो ऑलरेडी हर सेल के अंदर होता है। हर सेल के अंदर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड पहले से होता है, ठीक है। और वो दो फॉस्फेट आयन Pi लिखते हैं। P मतलब फॉस्फेट, I मीन्स आयन। थोड़ा समझ में आ रहा है? ATP से पहले हर सेल के अंदर क्या रहता है? जो फूड आता है वो किस फॉर्म में आता है? ADP के फॉर्म में। ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी दो फॉस्फेट आयन। समझ में आ रहा है? कंफर्म? ओके, दो फॉस्फेट आयन जो है वो हर सेल के अंदर होता है। कि कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, समझ लीजिए। तो हर सेल के अंदर दो फॉस्फेट आयन हो गया। अब उस दो फॉस्फेट आयन को तीन फॉस्फेट आयन के फॉर्म में स्टोर करके बॉडी हमारा रखता है, ठीक है। तो जब ये फूड का रेस्पिरेशन होता है, यानी फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, तब उसमें से जो एनर्जी निकलता है, यानी फॉस्फेट आयन जो निकलता है, वो ADP के साथ मिलके ATP बना देता है। ADP के साथ मिलके क्या बना दिया? ATP। यानी दो जो फॉस्फेट आयन था वो एक फॉस्फेट आयन के साथ मिलके क्या बना दिया? ATP बन गया। P स्टैंड फॉर फॉस्फेट एंड I स्टैंड फॉर आयंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिस समय ATP बनाना हो तब भी फॉस्फेट आयन जुड़ जाता है। तो जिस समय रेस्पिरेशन होता है उस समय एनर्जी रिलीज होता है, तो वो इस एनर्जी को ADP के साथ, ठीक है, ये जो ADP है उसके साथ फॉस्फेट आयन एनर्जी के फॉर्म में जुड़ के क्या बनाता है? ATP। अब वो ATP स्टोर हो जाता है, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्लास 7th में आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। अब जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वाटर के प्रेजेंस में फिर से ATP किस में कन्वर्ट होता है? ADP प्लस फॉस्फेट आयन। अब वो फॉस्फेट आयन क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्म हो गया। फॉस्फेट आयन क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो एक बार, और ये किसके प्रेजेंस में था? बिना वाटर के नहीं होता, इसलिए बॉडी में वाटर का जो परसेंटेज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। बॉडी में वाटर का परसेंटेज मस्ट बी मेंटेन्ड। ओके, तो ATP वाटर के प्रेजेंस में फिर से क्या बन जाता है? ADP। यानी जब एनर्जी स्टोर करना रहता है तो फॉस्फेट आयन ADP के साथ जुड़ के ATP बनाता है, और जब एनर्जी का यूटिलाइज करना रहता है तो ATP ब्रेक होके ADP प्लस फॉस्फेट आयन बनता है। और एक फॉस्फेट आयन अबाउट 30.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज करता है। यानी एब्जॉर्ब भी जब करता है तो अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल, और रिलीज भी करता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल। हमें लग रहा है कि आप समझ में आ गए। ATP और ADP ये सब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, यानी हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के रूप में स्टोर होता है। कंफर्म है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं समझ गया कि एनर्जी कैसे निकलता है। तो खाना का जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करके निकलता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। आगे बढ़े।
अब ये जो आपका रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। मेन मुद्दा यहाँ ये है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एज ए मिक्सचर। ओके, अब मेन टारगेट है कि एयर में से ऑक्सीजन को क्या कर लेना, ट्रैप कर लेना, एब्जॉर्ब करना, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या तो लेना या तो देना, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 is the first step of the respiration and that is known as breathing. Okay, the exchange of O2 and CO2 inside or outside the body is called respiration. Then respiration is a external process that occur outside the body that required no special mechanism, though no energy requirement. Then there are those two stages, either the breathing or the cellular respiration. Cellular respiration occur inside the body and breathing occur outside the body. It required lot of energy, it required no energy. ठीक है, breathing में just taking gas and giving out gases. Exchange of gases inside and outside is called breathing. आगे बढ़े, चलो. Now how different organisms on the earth breathe in and breathe out. Let us understand. There are different organ of the breathing. जैसे हम लोग के पास नोज होता है, that is called nose, and these are the nasal cavity. These are two. These are the nose and this is the nose and these are the nasal cavity. Similarly, there are lungs. There are gills, lungs, all of us having the lungs, okay, gills, fishes breathe through the gills, skin, ठीक है, बॉडी सरफेस से, एंड एयर ट्यूबल्स, कॉकरोच वगैरह में एयर ट्यूबल्स एंटीना लगा होता है, उससे वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यू ऑल दीज थिंग्स लर्न इन क्लास 7 इट्सेल्फ। 7 में आप पढ़ चुके हैं, 10th में आगे फटाफट पढ़ना है। तो 7th में हम लोगों ने देख लिया था कि मोड ऑफ ऑर्गन कौन कौन सा है जिससे एयर इंटर करता है या तो एयर एग्जिट करता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, गिल्स, lungs, skin and air tubes. Air tubes are also called trachea. Okay, you are aware about what are the different organ of the breathing? Confirm. Let us move to the next. Now, how exchange occur in plant? The first things we learn about the exchange of breathing in plant. Confirm. Let us move. Plants have different organ for breathing. First, that is the stomata, found at the base of the leaves, and opening and closing of stomata is guarded by the guard cell. आपने पढ़ा होगा, वाटर वेपर भी निकलता है उससे, जिसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ये भी आपको याद होगा। प्लांट डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को इंटर कराता है और एग्जिट कराता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पता है ना, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सिंपल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कन्फर्म है, बढ़े आगे। चलिए अब बात करते हैं कि स्टोमाटा तो कहाँ हुआ, लिव्स में, लेकिन क्या लिव्स में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? नहीं भाई, रूट में भी होता है। रूट के पास रूट हेयर होता है, रूट हेयर में फाइन पोर्स होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो आप बोलेंगे अच्छा तो लिव्स हुआ, रूट हुआ, स्टेम का क्या? हाँ, तो स्टेम में भी होता है, घबराने की बात नहीं। स्टेम के अंदर भी छोटा छोटा फाइन पोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। ये याद रखना है, स्टोमाटा याद रहता है, रूट हेयर याद रहता है, लोग लेंटिसेल्स को भूल जाते हैं। हो गया ना पूरा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, किस में, प्लांट में। क्या, स्टोमाटा, रूट हेयर एंड lenticell in the stem. Let us proceed to the next. Breathing in human. How human being breathe? Okay.
Then just start from the nose having the nasal cavity, air entered from the outside into the nasal cavity, and in the nasal cavity there is nose hair and the mucus. Nose hair and mucus. Nose hair filtered the foreign substance, it means waste और जो नुकसान पहुंचाता है फिल्टर कर लेता है. वेस्ट, वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या करता है, फिल्टर कर लेता है. क्या, नोज हेयर. इसलिए नोज हेयर भी इम्पोर्टेंट है. एंड द म्यूकस जेली लाइक्स सेमी सॉलिड, समझ ही रहे होगे आप लोग, बचपन में आप लोग निकाल के फेंकते होगे उसको. तो म्यूकस क्या करता है, ये जो नोज है ना उसमें ढेर सारा ब्लड वेसल्स है, उसको मॉइस्ट बना के रखता है. मॉइस्ट यानी उसमें मॉइस्चर क्रिएट करके रहता है, नहीं तो क्या होगा, ये सूख जाएगा. बहुत बच्चों में देखोगे सूखने के बाद नोज ब्लीडिंग हो जाता है. ठीक है, म्यूकस का काम हो गया कीप द नोज मॉइस्ट एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल ऑल्सो. डस्ट पार्टिकल भी उसमें ट्रैप हो जाता है. तो कहाँ पहुँच गया, नेशल कैविटी में फिल्ट्रेशन कन्फर्म. नेशल कैविटी से जो है यहाँ पे अंदर जाता है तो यहाँ पे होता है फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स याद होगा जिससे आपका आवाज़ निकलता है. ठीक है, तो नोज हेयर से जो एयर है वो पास करता है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स के पास में एक ढक्कन होता है लिखा हो जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, लिखा हुआ है यहाँ पे. क्या होता है, एपिग्लोटिस. ठीक है, अब एपिग्लोटिस क्या करता है, व्हेन यू ईट द फूड एंड एट द सेम टाइम यू ब्रीथ इन और आउट, एट दैट टाइम दे जस्ट make a flap over the larynx and pharynx. larynx voice box, pharynx जहाँ से खाना जाता है यहाँ से. तो जो खाने वाला ट्यूब होता है और जो हवा वाला ट्यूब है वो दोनों एक जगह मिल जाता है, किसमें, फूड पाइप में. वेंटर पाइप बोलो, ट्रैकिया बोलो, ऑसोफेगस बोलो, तो वहाँ पर जहाँ पे वो दोनों ज्वाइन करता है, कौन सा, वेंटर पाइप और फूड पाइप, वो दोनों की जगह पे गार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस. जब ये गार्ड कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो जब ये गार्ड काम नहीं करता है तो क्या होता है, नोज से कुछ खाना का आइटम निकल जाता है ना, बहुत खट्टा खट्टा भी लगता रहता है, पूरा एकदम पूरा पोर्शन जो है वो एसिडिक हो जाता है. अभी फील वेरी बैड. इट मीन्स एट दैट टाइम एपिग्लोटिस कैन नॉट वर्क परफेक्टली. अंदर में देखा होगा, ऐसे करके लगा हुआ होगा, मुंह खोल के देखना. ठीक है, तो नेशल कैविटी से फेरिंग्स से जो ही नीचे गया तो ये आपका हो गया ट्रैकिया. क्या हो गया, ट्रैकिया. ये जो देख रहे हो, ट्रैकिया इज गार्डेड बाय लिंक्स ऑफ कार्टिलेज. ट्रैकिया इज गार्डेड बाय लिंक्स ऑफ कार्टिलेज सो दैट इट कैन नॉट कोलैप्स. कोलैप्सन से बचाने के लिए इसके पास क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिससे ये हम लोग इसको मूव करते हैं लेकिन ये कोलैप्स नहीं होता है. अब यहाँ से हवा चला गया कहाँ, लंग्स के पास जाएगा तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा. लंग्स के अंदर इंटर करने से पहले ये जो आपका ट्रेकिया है ये दो ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाता है. बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स द ब्रोकिया कन्वर्टेड इनटू द टू पार्ट्स. ट्रेकिया कन्वर्टेड इनटू द टू पार्ट दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी. Before entering the lungs, when enters into the lungs, the bronchi is further divided into millions of large number of bronchioles. किसमें डिवाइड हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स. कंफर्म है. अब ये जो ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हो, दैट ब्रोंक्यूल्स इंटर इनटू द एल्वोलाई. ब्रोंकी ओपन अप्स इनटू alveoli and alveoli absorb the oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. alveoli क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन ले लेता है ह्यूमन बीइंग में और एयर में फिर से क्या वापस दे देता है, CO2 दे देता है. alveoli का मेन फिल्टर यूनिट होगा. मेन जो एयर में से ऑक्सीजन निकालना और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये दोनों काम कौन करता है, alveoli करता है. ठीक है, एंड alveoli इज सप्लाइड विद द लार्ज चेन ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. क्या होगा, ब्लड वेसल्स याद है ना, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे अभी.
जब हम लोग एक्सचेंज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? नहीं याद आ रहा? आर्टरीज याद आया? वेन याद आया? कैपिलरीज याद आया? यस, दैट द कैपिलरीज, there is a network of capillaries to the alveoli which help alveoli to take the carbon dioxide from the blood and transfer the oxygen into the blood. ब्लड के पास पहुंच गया, ब्लड के पास alveoli ने क्या दे दिया ब्लड को? ऑक्सीजन। ब्लड से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से क्या ले लिया? ऑक्सीजन। एयर को क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ ना? चलो ठीक है। अब ये क्या होता है? अब ये जो ऑक्सीजन पहुंचता है ब्लड में, तो जो रेड ब्लड सेल है वो लेके जाता है और लेके आता है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी। जो ही ऑक्सीजन पहुंचता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन मिला जाता है। अब ये आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। ये सिर्फ रेड ब्लड सेल ही ऐसा है मैमेलियन का जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होगा। वो पक्का कहाँ लेके जाएगा? सेल के पास। कंफर्म है? एक्सचेंज समझ में आ गया? ब्रीथिंग समझ में आ गया? अब क्या देखना है? सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन सब में, जितने लिविंग थिंग्स उसमें सेम होता है। अगले वीडियो में देखते हैं। वॉच आउट करो, कॉपी में लिखो फटाफट। ठीक है, आ रहा हूँ जस्ट लेके। राइट इट डाउन इन योर कॉपी फास्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है।